अब ओम नमो नारायण है। और जैसा कि हम लोग कई क्षेत्रों में प्रयास कर रहे हैं, मेरे साथ इस समय माधव हैं, माधव वर्मा और विनीत सक्सेना जी। विनीत सक्सेना आपका पूर्व में परिचय भी हुआ है, मैंने करवाया था। वो उस तरफ में गिरिराज बाबा के पास में जो हम लोग आलू और बाकी अन्य अपना जो वेजिटेबल्स और आलू के साथ में हम लोग जीरा सौंफ कर रहे थे। यहाँ जो है ये हम लोग ये आप जो देख रहे हैं, विनीत प्लीज। यहाँ पर हम लोगों ने शरबती गेहूं किया हुआ है और ये गेहूं हम पूरी तरीके से ऑर्गेनिक विधि द्वारा, जैविक विधि द्वारा कर रहे हैं। इसमें हम सिर्फ पंचगव्य, जीवामृत, घनजीवामृत का ही हम लोगों ने इसमें प्रयोग किया है। और दवाइयों के साथ साथ जो ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं वो भी हम सिर्फ इसके अंदर ऑर्गेनिक ही ग्रोथ प्रोमोटर्स का प्रयोग कर रहे हैं इसके अंदर। और अभी हमारा गेहूं इसमें करीब 15 से 20 दिन का ये गेहूं हो चुका है हमारा गेहूं, और इसकी ग्रोथ आपके सामने है। अब जबकि इस गेहूं पे हमारे हर तरीके से जो है इन पर्यावरण का पूरा असर है। यहाँ पे मौजूद 100 बंदर भी हैं जो कि पूरी तरीके से गेहूं पर अपना प्रकोप दिखाने। मगर ये हमारी जवाबदेही बनती है कि हम अपने साथ साथ उनका भी ध्यान रखें, उनकी भाई उनको भी हम संतुलित रूप से रखें। ये माधव जी का विचार था, माधव जी का पूर्णतः सहयोग भी है इसमें। और कैसे विचार आया माधव की? माधव भैया वैसे हमारे स्कूल के कोऑर्डिनेटर हैं बाल विद्यालय के, और सारी जो व्यवस्था है, चूंकि इस समय लॉकडाउन में परिस्थिति, मैंने सोचा चलिए आइए कृषि क्षेत्र में कुछ नया सोचें। तो आपका सुझाव था, तो माधव क्या मन में आया था तुम्हारे? मेरा एक पहले तो संदेहास्पद स्थिति ये रही है कि मैं गांव के पृष्ठभूमि को जब देखता हूं तो वहां पाता हूं कि लोग अधिकतर अपने खेतों में यूरिया का प्रयोग करते हैं और फर्टिलाइजर के प्रयोग से फसल को उगाते हैं। अब चूंकि यहाँ पर मैं आया तो आध्यात्मिक दृष्टि से यहाँ पर दो दृष्टिकोण मिलते हैं। सबसे पहला तो जो दृष्टिकोण है वो आध्यात्म का है। दूसरा दृष्टिकोण जो मिलता है वो ये मिलता है कि हमें यहाँ साफ सुथरी स्वच्छ चीज मिलती है। तो इस जगह आकर के चूंकि भूमि हमारे पास उपलब्ध थी, भूमि की उपलब्धता के साथ साथ यहाँ पर गौशाला जो है, उस गौशाला में गाय का गोबर है, गौमूत्र है, और जो सुविधाएं हम प्राप्त कर सकते हैं वो जमीनी दृष्टिकोण से देखते हुए उपलब्ध हैं। तो मेरा महाराज जी से यही था कि ऐसे कृषि क्रांति वाले कार्य में हम इस चीज को अगर हम करेंगे, इस कार्य को हम करेंगे तो क्या हम सफल हो पाएंगे या नहीं। तो एक छोटा सा प्रारंभ था कार्य का। अब इसको प्रारंभ करने के बाद मैंने महाराज जी से अनुमति चाहिए कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। उसमें महाराज जी ने पूर्ण सहयोग किया है और अपना आशीर्वाद दिया, जिसके बाद हम आज जो है इस दृष्टिकोण को देख रहे हैं। बस मेरा एक इसमें महाराज जी से प्रश्न यही है कि अब महाराज जी इसमें किस प्रकार दूसरी खेती से अपनी खेती को भिन्न पाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं अभी तो खैर प्रारंभ है, जैसा विनीत भैया ने कहा, भी हमको 15-20 दिन हुए हैं, मगर बहुत कुछ मतलब यहाँ पर एक प्रकार से चूंकि निर्माण कार्य भी हो रहा था। ये पीछे स्कूल की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, तो ये सब बन रहा था, तो इस कारण से ये सब सरिया वगैरह ये सब देख रहे हैं आप, पड़ा हुआ है सब सामान था, ये सब पूरा एक गंदा बेकार सा था। तो मन में विचार आया, माधव जी ने सजेस्ट किया। दूसरी बात यह है कि हम लोग देखिए समाज के प्रमुख धर्माचार्य होने के नाते या धर्मस्थल होने के प्रतिनिधि होने के कारण जो है हमारे साथ में काफी अपेक्षाएं हैं। तो मुख्यतः मैंने जो देखा वो किसान अमूमन 2 फसल करता है या 3 करता है। आलू करता है, आलू के साथ बाजरा कर लेता है। क्यों राम अवतार जी, सही कह रहा हूं मैं? तीसरी कोई फसल और करता है क्या? तो हमारा यह था कि हम लोगों ने एक मिश्रित जो है वो प्रयास करा है। और उसमें जो हम लोग अमूमन आजकल ये हो गया कि सबका रुझान ये हो गया कि हम लोग अपने खेत में गमलों में सब्जियां उगाते हैं, तो सब्जियां भी उगाते हैं और चाहते हैं कि हम अच्छा, स्वस्थ, पौष्टिक और स्वच्छ खाएं। तो उसके लिए आवश्यक है कि एक प्रयास यहाँ किया है। काफी लोग इस समय जिज्ञासु होकर के, ग्रामीण जन जितने किसान लोग हैं वो हमारी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि विनीत भैया तो खैर इस फील्ड से हैं, मगर किसान की एक परिभाषा अलग प्रकार की होती है। आजकल तो पिज्जा खाने वाले भी किसान हैं, और यहाँ पे बाल बच्चे जो हैं वो भी बहुत अलग। मेरे यहाँ के जो छोटा सा मौजा है हमारा गढ़ी इशरा जो है, मगर काफी विकसित है। अब यही है कि इसी श्रेणी में जब हम लोग ये चीजें करके दिखाएंगे तो बहुत संभवतः इनका रुझान भी शायद इस जैविक खेती के प्रति या मिश्रित खेती के प्रति होगा, और शायद अच्छा प्रभाव और लाभ हमको प्राप्त हो। विनीत भैया, एक छोटा सा सवाल मेरा विनीत भैया से रहेगा। महाराज जी का वैसे बेसिकली जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है ताकि किसान इसको एक आइडियल फार्म की तरह देखें और फ्यूचर में अपने इस फार्म में आके उस खेती के नए तरीके, जैविक तरीके, जो वो पैसा दूसरों को खर्च दे देते हैं अपने जानवरों को, और अपना पैसे को उठा के तो फेंक देते हैं बाहर, और बाजार से खरीदने के लिए डीएपी यूरिया खरीदने के लिए विदेशी कंपनियों को पैसा देते हैं, वो पैसा ना देके अपने ही धन के उपयोग अपने यहाँ करें और
समृद्ध हों। ये नहीं कि अपनी डीएपी का जो है 1300 या 1700 का कट्टा लाके उसमें डाल रहे हैं वो, और अपना पैसा और अपना जो डीएपी जो उनका जो खुद फास्फोरस जो तैयार हो रही है उसको उठा के वो घर के बाहर फेंक देते हैं। तो वो ऐसा ना करें, बल्कि अपने यहाँ ही खेती करें और अपने ही खेत को मॉडल की तरह से बनाएं, और आगे हम लोग उसी चीज को आगे बढ़ें ताकि और किसान भी मंदिर से जुड़ के अपना काम को आगे कर सकें। मेरा प्रश्न ये है, जो आम किसान यूरिया के माध्यम से अपनी फसल करता है और हमारी इस फसल में कहीं भी यूरिया का प्रयोग हुआ ही नहीं है, बिल्कुल। तो उसमें और इसमें क्या अंतर आएगा? देखिए, हम लोगों ने यहाँ एक तरीके से पहली बार खेती की है। इस जमीन पर कई साल से खेती नहीं हुई है। फिर भी अगर आप आउटपुट देखें तो हमारा आलू बगल में जो किसान है जो लगातार डीएपी यूरिया डाल रहे हैं उनसे पहले उग के आ गया। हाँ, उनसे जल्दी हमारी उपज आई। अगर हम प्रॉपर खेत की मिट्टी को जैविक विधि से तैयार कर लेते हैं तो प्राकृतिक अपने आप में खुद इतनी सक्षम है कि वो किसी भी पौधे को किसी भी स्तर पर, जंगल में भी अपने स्तर पर बड़ा करने में, तंदुरुस्त करने में, शक्तिशाली बनाने में सामर्थ्यशील है। क्या दोनों के स्वाद में भी कुछ अंतर आएगा? स्वाद में भी अंतर आएगा, दोनों के नेचर में भी अंतर आएगा, दोनों के कलर में भी अंतर आएगा। डीएपी यूरिया का लगा हुआ में कलर थोड़ा ज्यादा शार्प और तीखा होगा, इसका थोड़ा कम होगा, लेकिन इसका कलर इसमें चमक अलग ही होगी, इसकी आभा ही अलग होगी अपने आप में। धन्यवाद। चलिए, अच्छा, आप लोग भी समझने का प्रयास करेंगे तो शुभकामनाएं। धन्यवाद।